लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में मुंबई की 6 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लगातार वहां पर लड़ाई शुरू है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच तो संघर्ष शुरू ही है, साथ ही साथ संघर्ष शुरू है महाविकास अघाड़ी के भीतर भी। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में सीट बंटवारे को लेकर मुंबई से कई कांग्रेसी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं शिकायत करने कि अपने मन से शिवसेना ने सीटें बांट ली, जिसमें हारने वाली जो सीटें थी वो कांग्रेस को दे दी गई और जो जीतने वाली सीट थी वो शिवसेना ने ले ली। साथ ही साथ बीजेपी के सामने कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ रही है। इन तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे मुंबईकर हैं। हम उनके पास जाएंगे, मुंबई की क्या समस्या है, किस आधार पर इस बार वो वोट करेंगे और किस तरीके से अपने कैंडिडेट को देखते हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि मुंबई में क्या समस्या है, किस आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि सुनेंगे। देखिए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में यह जो वोट है विकास पर होने लगा। और अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मोदी जी के काम करने का, तो बहुत ही अगर मुझसे मार्क देने के लिए कहा जाएगा तो 100/100 में दूंगा उनको काम करने के लिए। और आज के डेट में जो हमारे जो कैंडिडेट है केंद्रीय मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी का योगदान मुंबई के लिए कितना बड़ा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वंदे भारत ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर का काम हो, ये सारा का सारा काम पीयूष जी के द्वारा किया गया है। तो ये हम जो वोटिंग करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर करने वाले हैं। पीयूष गोयल बाहरी हैं, इस तरीके की भी तमाम सारी जगहों पर चर्चाएं चल रही है कि केंद्रीय मंत्री हैं, एक बार चुन के यहाँ से गएंगे तो फिर वापस लौट के नहीं आएंगे और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके लिए वो किसको पकड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह उत्तर मुंबई की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल जी मुंबई के बाहर के नहीं हैं। वो यहीं मुंबई बगल में बोरीवली वेस्ट में डॉन बॉस्को में पढ़े और यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करने के बाद वो राजनीति में आए। उनके पिताजी कई बार आमदार रहे, माताजी नगर सेविका बनकर के समाज सेवा किया। और आपने देखा होगा जो भी मंत्रालय रहा उनके पास, ये जो 80 करोड़ लोगों को अंत्योदय का अनाज मिल रहा है ये उन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। जब ही यह प्रस्ताव आया था तो एक मत से उस कोविड में उन्होंने स्वीकृत करके और उसको जो है शुरू करा दिया था। जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे कि वंदे भारत ट्रेन हो या जो भी सुविधाएं हो वो अगर देने के लिए या मुंबई के लिए प्रयासरत रहे हैं तो अपने सभी के इस समय 4 जून से कहे जाने वाले उत्तर मुंबई के सांसद आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी हैं। आप भी बताइए कि क्या लगता है आपको कि कांग्रेस या शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप बीजेपी के लिए यहाँ एक बड़ा संकट बनेगी, एक बड़ा वो बनेगी कि लड़ाई में रहेगी, कि या फिर कांग्रेस साफ और सीधे पीयूष गोयल को सीधे टिकट। देखिए जैसा है कि अभी का जो माहौल चल रहा है इसमें कांग्रेस या सेना या जो भी है, तो अभी ये जो चुनाव है हमारा एमपी का चुनाव है तो हम देश के लिए सोचेंगे। हमारा रियल एस्टेट का काम है तो हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं जो फॉरेन में रहते हैं, आते हैं जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज फॉरेन में जो हमारे यहाँ लोगों का जो वहाँ पे इज्जत है, अगर वहाँ इंडियन बोलते थे पहले तो उनके साथ जो व्यवहार होता था और आज इंडियन जो बोलते हैं आज जो व्यवहार हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए हम लोग ये चाहेंगे और पब्लिक के पास ऑप्शन भी नहीं है कि यहाँ कांग्रेस को देना कोई समझदारी का बात है नहीं, क्योंकि वो वैसे भी लेके कुछ कर नहीं पाएंगे। जीत भी गए सीट तो भी सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो यही बेटर होगा कि सभी लोग मिल के बीजेपी को वोट करें, मोदी जी को जिताए। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं बाहर देशों में भी, इंडिया में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में थे वो, उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल। सर रोजगार तो ऐसा है कि देखिए आप वो तो अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लिखाई कर, हम क्या कर रहे हैं, है ना। कोई भी पार्टी किसी को रोजगार, उन्होंने कितना रोजगार दिया वो तो पता नहीं किसको किसको रोजगार दिया, क्या दिया। बिना पढ़ाई, बिना लिखाई, बिना सर्टिफिकेट के तो कोई रोजगार मिलने वाला वैसे भी नहीं है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको खुद ही रोजगार मिल जाएगा और सरकार के भरोसे थोड़ी कि सरकारी जॉब देगी तो ही हम करेंगे। मुंबई में विकास हुआ है क्या? लगातार लोग कह रहे हैं कि पुराने विकास को दिखा रही है बीजेपी और विकास नहीं हुआ है मुंबई में। क्या विकास के आधार पर लोग वोट करेंगे? मुंबई में 1000% विकास हुआ है और ये श्रेय सिर्फ भाजपा। आप देखिए
कि 84 सीट बीएमसी में हमारी आई थी भारतीय जनता पार्टी की और 85 सीट शिवसेना की थी। लगभग हम उनके टक्कर में थे। तो और मैं आपके माध्यम से ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर मुंबई का मतदाता हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशील और गौरव मानता हूँ कि यहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, पीयूष गोयल जी। एक समाज तभी शिक्षित होता है जब वहाँ के नेतृत्व शिक्षित होता है। तो ये काफ़ी यहाँ हम गौरव की बात है। ये मैं बीजेपी को श्रेय देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या उत्तर मुंबई में? क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं बचा है, कांग्रेस के कोई नेता नहीं है, नियत नहीं है। अब जहाँ तक अभी आपके मीडिया के माध्यम से कई लोग तो अभी 2014 के बाद आज़ादी पाए हैं ये सरकार में। ऐसे में जो जुमले से सरकार चालू हुई थी, उनका पहला मुद्दा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या महंगाई कम हुई? मैं आपसे आपके ही चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गैस के बाटले कम हुए? क्या पेट्रोल के भाव कम हुए? रोजगार की बात इन्होंने खुद कही थी बीजेपी की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गई रोजगार की बात? ऐसी बहुत सारे जुमले जो फेंके गए, आज वो जुमले हिंदू मुस्लिम यह अनायास मुद्दों से भटका कर जो जरूरी मुद्दे हैं उसे भटकाने वाली बात जो बीजेपी करती आई है, उससे हम त्रस्त हैं। हम चाहते हैं जो शिवसेना और कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे दिए जाएंगे, हम लोग जी तोड़ के साथ उनसे मेहनत करेंगे, बाहरी को यहाँ खड़े नहीं होने देंगे। बाहरी नहीं खड़ा होने आते तो ये राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना भी है। आज तक इच्छा पूरी हुई क्या इनकी साहब? आप मुझे एक चीज बताइए अभिषेक जी, आप इतने सालों से इस मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं, कांग्रेस 140-45 साल पुरानी पार्टी जिसके पास नेता नहीं है, हर स्टेट में ये पिछलग्गू की तरह काम कर रही है। ये बिहार में राजद के साथ पीछे लगी हुई है, तमिलनाडु में किसी के पीछे लगी हुई है, महाराष्ट्र में शिवसेना जिसके पास अपने 10 विधायक नहीं रह गए हैं, ये उनके साथ पिछलग्गू का काम कर रही है। इनकी एक नेता जो यहाँ की अध्यक्षा है वो आज नाराज होकर दिल्ली गई हैं। आप ही के न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला है इनके पास न नेता रह गया है न नीति रह गई है। हिंदुत्व की बात करते सरकार, मुझे बताइए ना कि हिंदुत्व की बात करना गलत है क्या? मैं हिंदुत्व की बात करने पाकिस्तान जाऊं? लेकिन वो तो रोजगार की भी बात कर रहे हैं कांग्रेस। सर आप मुझे यहाँ पर अभी ये तो बच्चे आप दिखा सकते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, आप मुझे यहाँ खड़े 50-60 आदमी होंगे, जरा पूछ लीजिए कितने लोग बेरोजगार है। आप पूछ सर, मुझे काम करना नहीं है तो मैं बेरोजगार हूँ, मुझे सरकार का फंड चाहिए फ्री वाला तो मैं बेरोजगार हूँ साहब। हम सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपना बना दिया, वो नौकरी कर रही है। मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, वो नौकरी कर रहा है। और साहब ताजू वाली बात बताता हूँ, कैंपस सिलेक्शन हुआ उसका, मेरे घर में 2 लोग नौकरी करने वाले हुए, दोनों को जॉब मिल गया। सर मैं कैसे कह दूं कि बेरोजगारी है सर? आप आबादी के हिसाब से देखोगे सबको साहब सरकारी नौकरी पाना ही नौकरी नहीं होती। मेरे भैया बता रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते। अरे साहब आप मुझे बताइए ना, रोजगार और स्वरोजगार दोनों तो पेट ही पालते हैं ना साहब। स्वरोजगार के लिए आज फंड मिल रहा है, आप उसमें क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं? क्या रोजगार मिल रहा है मुंबई में? चूंकि लगातार कह रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से एक दूसरे की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, जिस तरीके से विधायक और सांसदों को अपने दल में खींचा जा रहा है, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा रोजगार का विषय, मुंबई महानगर पालिका द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो लोगों को यहाँ पर जो लगाते हैं धंधा, रोड पे धंधा, उनको भी फंडिंग किया गया। उनको भी 10 से 15,000 20,000 जिसकी जैसी कैपेसिटी उसके हिसाब से उनको फंड दिया। जैसे रिंकू ने बोला स्वरोजगार के लिए, आप अपना धंधा करो, खुद कमाओ, खुद अपने परिवार का पेट पालो करो, दूसरे को रोजगार दो। आपके अंडर में 2 लोग करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए रोजगार की कोई कमी नहीं है, लोगों की सोच में कमी है। सोच अगर अच्छी होगी तो आदमी वैसे रोजगार आएगा। रही बात नेताओं को खींचने और न खींचने, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति से अगर लोग दूसरे परिवार के लोग, दूसरे पार्टी के लोग अगर उससे खींच के आ रहे हैं, अगर वो जान रहे हैं कि हम कांग्रेस में असुरक्षित नहीं है, हम हिंदुत्व के लेके अपने देश के लेके असुरक्षित नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे नेता, हमारे परिवार बढ़ रहा है करके। अरे परिवार कहाँ नहीं बढ़ाया जाता है? परिवार हर जगह बढ़ाया जाता है, लेकिन परिवार के सोच में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि मुंबई के भीतर जिस तरीके से ईडी दिखाया जा रहा है, सीबीआई दिखाया जा रहा है, वो डर के लोगों को जो खींचा जा रहा है, उसके कारण मुंबई का नाराज है। ऐसा है, ईडी सीबीआई उन्हीं के पीछे लगती है अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया। आज अभिषेक भाई ईडी सीबीआई लगी है, सबका केस रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट में गया है। कोर्ट तो किसी सरकार से नहीं चलती ना, कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे देती करके?
कोर्ट को आखिर जमानत देना चाहिए ना। कोर्ट तो कुछ तो तथ्य दिया होगा ईडी सीबीआई ने कि भाई ये यहाँ पे डिफॉल्टर है, यहाँ पर गलती है। कोर्ट उनको पहले ही अटेम्प्ट में क्यों नहीं जमानत दे देती करके? जमानत दे देना चाहिए, छूट के बाहर आ जाना चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप चिल्ला क्यों रहे करके? भाई बोलो ना, किसी भी ईडी से हम फेस करने के लिए सामने तैयार है करके, डर क्यों? क्या कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे में ये मानती है कि अपने आप को पीछे महसूस कर रही है मुंबई के भीतर, क्योंकि लगातार अब आज भी कुछ नेता दिल्ली गए हुए हैं कि सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है? सीट बंटवारे को लेकर आपसी थोड़ा विचार विमर्श में कुछ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन वो सॉल्व कर दी जाएगी। अब रही बात ये, जैसे कि साहब ने बताया कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, अगर करप्शन करके परिवार बढ़ाना है, इनके नेता भी हाल ही में मैंने एक चैनल में देखा, इनके नेता ने खुद ही बोला कि ये लोग करप्ट लोग हैं, लेकिन क्या है, हमको कंप्रोमाइज़ करना होता है। यानी कि करप्ट लोगों को अपने पार्टी में लेके कंप्रोमाइज़ करके ये बढ़ाना, उनको जेल में डालने की बात हुई थी। जो करप्शन अजीत पवार पे लगाए गए थे, जो करप्शन प्रफुल्ल पटेल पे लगाए गए थे, इवन बहुत सारे नेता दूसरी पार्टी बोलते हैं हमारा बड़ा परिवार है, जिनके ऊपर करप्शन होता है वो यहाँ आके नेता बनते हैं। क्या ये नीति अच्छी है? ये नीयत अच्छी है? अजीत पवार क्या मुंबई का रुख अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लगेगा साहब। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अजीत पवार जी के ऊपर अगर केस है साहब, तो वही अजीत पवार जी 6 महीने तक आपके साथ अच्छे लग रहे थे। भाजपा में आने के बाद किसी भी नेता के ऊपर लगे हुए चार्ज विड्रॉल नहीं किए जाते हैं। उनकी हियरिंग, उनकी सुनवाई, उनके पीछे की जो जांच है वो लगातार निरंतर चलते रहती है। हमारी पार्टी में आया या हमारे सहयोगी दल में कोई भी नेता अगर कन्विक्टेड पाया जाएगा, इंस्टेंट ये पार्टी उनको अपनी तरफ से निकालने का काम करेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से फाइट करना चाहिए वो महाराष्ट्र के भीतर फाइट नहीं कर पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व कहते चला आया है कि अब इनके पास ना नीति रह गई है, ना नियति रह गई है, ना नेता रह गए हैं। ये अपने आप में ही इनका पतन होते चला जा रहा है। आप उत्तर मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, आप देखो विगत कई वर्षों से यहाँ हमारे 6 आमदार हैं, 7 यहाँ हमारे जो है 24 नगर सेवक हैं। यहाँ पे आज उनका कोई कैंडिडेट नहीं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं महाविकास आघाड़ी के लोगों को, विशेषकर उद्धव ठाकरे साहब से अनुरोध करूँगा या निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि माननीय श्री पीयूष गोयल जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, कल को सांसद बनेंगे। इस उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, आज वह नेतृत्व मिला है उत्तर मुंबई को। वो बड़ा मन दिखा करके निर्विरोध चुन करके आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी को भेजना चाहिए, जिससे संपूर्ण उत्तर मुंबई का विकास हो। यही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से शिवसेना, कांग्रेस या आदरणीय शरद पवार जी के पार्टी के लोगों से, पूरे उत्तर मुंबई से अनुरोध करता हूं कि आइए एक मिसाल कायम कीजिए। आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी को निर्विरोध चुन करके आप भेजो, आप उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाओ। सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया गया, क्या आपको लगता है कि उससे नाराजगी रहेगी लोगों के भीतर बीजेपी को लेकर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सिटिंग जो एमपी थे हमारे गोपाल शेट्टी साहब, वो यहाँ पे 30 से 35 साल उन्होंने पार्टी का सेवा किया। अब उन्हें भी थोड़ा विराम दिया गया है, क्योंकि अब दूसरे किसी को भी तो आना होता है कभी कभी, और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे पीयूष गोयल साहब, जिनका नाम इतना बड़ा है, हमारे देश के 5वें नंबर की पार्टी के नेता हैं, तो उनके आने से लोग बहुत खुश हैं कि भाई इतना बड़ा नेता हमारे उत्तर मुंबई में हमारे क्षेत्र से लड़ रहा है। कल हम भी कहीं जाएंगे तो हम बता सकते हैं ना कि हमारे यहाँ से पीयूष गोयल साहब हमारे यहाँ से लड़ते, ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या अब विपक्ष कह रहा है कि गोपाल शेट्टी अगर अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा नेतृत्व था, तो गोपाल शेट्टी को हटाया क्यों गया है? और क्या गोपाल शेट्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी? पीयूष गोयल को यहाँ लाने की वजह क्या हुई? ऐसा है, गोपाल शेट्टी जी के साथ कोई एंटी कैंपेनिंग नहीं थी करके आप अगर अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में बुझाएंगे तो आज भी लोग गोपाल शेट्टी की उतना ही लोग पसंद करते हैं जितना लोग पीयूष गोयल जी को पसंद करते हैं। गोपाल शेट्टी जी के कामों का कोई तुलना नहीं है, किसी से भी तुलना नहीं है। उत्तर मुंबई में, ख्याल से पूरे मुंबई भर में उनके कामों की कोई तुलना नहीं है करके। जो उन्होंने काम यहाँ पर रहते हुए उत्तर मुंबई को सुजलाम सुफलाम बनाया है, हर जगह गार्डन दिए, पानी दिए, रास्ता दिया, रोड दिया, मतलब सारी चीज़ उन्होंने किया। हाँ, पार्टी ने एक निर्णय लिया, पार्टी ने सोचा नहीं कहीं और अच्छा जाए, गोपाल शेट्टी जी को हो सकता है साहब कोई और अच्छी जिम्मेदारी देंगे करके, उससे और अच्छा नेता मिला। हमको मौका मिला है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमको भुनाने का। आज पीयूष गोयल जी चुन के आएंगे,
हो सकता था कुछ काम जो गोपाल शेट्टी साहब कि किसी वश नहीं कर पाते, जैसे वो बोलते हैं नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है कि पीयूष गोयल साहब वो काम हमको फटाफट करके दें। लोगों की जो यहाँ पर जो भी असुविधा है वो जल्दी से जल्दी होवे। आज सरकार में मोदी सरकार के टीम के एक मेंबर हमारे बीच में आए हैं, इसलिए उत्तर मुंबई में उनका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ की जनता जनार्दन भी एक पूरी तरह से अपना प्रचंड विश्वास उनके प्रति दे रही है करके। गोपाल शेट्टी हों या दूसरे तमाम सारे जो एमपी बीजेपी के हैं जिनके टिकट काटे गए, या पूनम महाजन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया गया, उधर से मनोज कोटक का काट दिया गया, क्या पब्लिक ये मानती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो स्टैब्लिश नेतृत्व है उसको खत्म करना चाहती है? देखो ये जो दिल्ली की सरकार ये जानती है कि इनके जो नीति है वो जमीन पे एकदम से ना के बराबर है। पहला जो उनका 5 साल का मुद्दा था, जो एजेंडा था, उसको उन्होंने साइडलाइन करके एकदम नया एजेंडा लाया है। इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं बीजेपी में डर है कि इनके नेता हार जाएंगे, क्योंकि जमीन पे वो काम हुए नहीं। महंगाई का मुद्दा आज भी चरम पर है, लोग गुस्से में हैं। जो बाटला 400 में भराया जाता था 1100 में भराया जा रहा है। जो पेट्रोल 70-75 रुपए में भरा जाता 100 के पार हो गया है। कौन सी चीज जो छूटी? हर एक आदमी बाटले का रेट बताएंगे आप? अब देखिए यही चीज है। इससे सस्ता था कि नहीं था? आप बोल दीजिए सर, आपके चैनल के माध्यम से। मैं दंडवत साष्टांग दंडवत करूंगा, अगर आप भाव बता दीजिए। भैया 400 रुपया मैंने खुद भराया है, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। अब ये देखो, अब निर्विरोध चाहिए आपको, तो आपको कैंडिडेट बदलना ही नहीं चाहिए अगर आपने अच्छा काम किया होता। ये मानते हैं कैंडिडेट क्यों बदला? कैंडिडेट न कोई डर नहीं। अरे सर, आप जिसको डर कहते हैं ना उसको पार्टी में हम मौका कहते हैं। साहब, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, आप गोवा के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए। साहब, इसको मौका कहते हैं साहब, सबको मौका देना है। और अभी भाई साहब बता रहे थे पूनम महाजन जी का टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर किया। साहब, हमारी पार्टी में आज हमारे पास नेता हैं, लोग टिकट मांग रहे हैं। आप बताइए साहब, आपके पास तो नेता ही नहीं है, आप किसको टिकट दोगे? आप पहले बता दीजिए, आप शिवसेना से लड़ाएंगे कि आप कांग्रेस लड़ेगी, पहले वो बता दीजिए। हम तो गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उसका खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं देखिए, है। अगर नेता नहीं होता तो क्या आज आदर्श घोटाले में जिनके ऊपर आरोप था उन्हें आप लेके, आप ही लोगों ने क्लीन चिट नहीं, दिया सुनिए साहब। साहब, सुनिए ना, आप ही लोगों अरे ने भैया क्लीन चिट दिया हम ही सरकार चला रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं। आप कहाँ चला रहे हो? अब देखिए, हर एक देखिए, इनके पास नेता होते तो यहाँ से इंपोर्ट नहीं होते। आज कांग्रेस को भ्रष्ट करने वाले उनके नेता को लेकर आप राज्यसभा भेज रहे हो, मंत्री बना रहे हो, ये भ्रष्टाचार है? क्या है? नेता है। अब आपके पास नेता होते तो उनको क्यों लाते? अब अपने क्या भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में ले आके वॉशिंग मशीन के तरह दोहराया जा रहा है क्या? ऐसा आरोप लगातार मुंबई में लोग करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ले आकर के यहाँ पर बीजेपी में शामिल कराया जाता है और उनकी फाइलें बंद हो जाती। ऐसा है अभिषेक जी कि आप पूरे हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो। भगवान का भव्य राम मंदिर बना, 370 कलम हटाए गए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, पूरा देश बदल रहा है। अब वो नेता, विरोधी जनों को, विरोधी पार्टियों को लगता है, विरोधी नेताओं को लगता है कि यहाँ पे अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो उससे सहमत होकर के और देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से काम करने का, उसके लिए सारे नेतागण जुड़ करके जो भी अपने आप को ये समझते हैं कि मुझे देश बदलने में, भारत बदलने में सहयोग करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ करके वो पूरे देश को बदलना में सहयोग देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास आज इनके खुद जो शीर्ष नेतृत्व है इनका आज बेल पे टहल रहा है। माँ बेटे का नाम लेते हुए मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े नेता हैं वो। आज इनके कम से कम जितने भी अभी नेता बचे हैं सारे वेल पे हैं। लोकल मुद्दों को कितना महत्व देते हैं, खास करके लोकसभा चुनाव में? लोकल, देखिए, ये मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव है, सेंट्रल का चुनाव है, आएगा विधानसभा का भी चुनाव आएगा अभिषेक जी, कारपोरेशन का चुनाव आएगा, उस टाइम पे लोकल मुद्दे भी बताए जाएंगे आपको। जिस तरह से उत्तर मुंबई में सर्वांगीण विकास हुआ है, वह विकास आप अपने आप में खुद देख रहे हो, और आने वाले समय में इसको और कैसे सुफलाम सुजलाम बनाया जाएगा, ये चीज़ें आप खुद देखोगे। क्या राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? या मुंबई का प्रतिनिधित्व तो कोई अच्छा कांग्रेस ही नहीं कर सकता? राहुल गांधी एक अच्छा इंसान बन के दिखाए, प्रधानमंत्री की तो दूर की बात है।
हम सपने में भी अगर देख लिए तो हम डर के अटैक आ जाएगा। हमने अगर सपना भी देख लिया कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो हो सकता है हम अगली सुबह देख ना पाए, सपने में हकीकत में मर जाएंगे हम। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई आपने जो है महिला सुरक्षा की बात कही, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर बहुत सारी जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं। आज उन्होंने मंच से कहा कि वो जो जातिगत आधार पर है जनगणना नहीं करा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को, दलितों को लड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लड़ा रहे हैं। साहब राहुल गांधी सही है कि उनके पूर्वज सही है, मैं आज तक समझ नहीं पाया है। इन्हीं के पिताजी और इन्हीं की दादी माँ हमेशा जातिगत जनगणना के विरोधी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी दादी जी, सारे लोगों ने विरोध किया। ये कौन से जातिगत जनगणना करा के लोगों में लड़ाने की बात होती है अभिषेक भाई? आप अगर पांडे हैं, मैं सिंह हूँ, वो दत्ता है, वो कामले हैं, ये भाई हैं। लेकिन जब हमारा जातिगत जनगणना नहीं हुआ कि ये एससी है, ओबीसी है, एसटी है, तब तक हम भाई हैं साहब। जिस दिन हमें पता चलता है ना वो तब हम उसको उस नज़र से देखते हैं। साहब आप देश की विकास की बात करिए ना। जातिगत आज जो समाज का कमजोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उसको बड़ा करने की बात कीजिए। आप जातिगत जनगणना से क्या कर लेंगे? आप मुझे बताइए क्या कर लेंगे? बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, आप मुझे बता दीजिए क्या हुआ? उस चीज़ का कोई परिणाम आया? सबको एक नज़र से अगर आप देखेंगे साहब तो देश बहुत विकास करेगा। अन्यथा हम छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे धर्मों में बट के अपने ईगो में, अपने अहंकार में खत्म हो जाएंगे और इससे हम नहीं खत्म होंगे, हमारे देश को नुकसान होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई के तमाम सारे लोग लगातार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस टिक नहीं रही है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार मुंबई कर वोट डालने के लिए निकलेगा। मुंबई के विकास की बात हो या फिर भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुए हैं उसके खिलाफ जिस तरीके की मोदी की मुहिम है, वो भी कहीं न कहीं इस बार मुंबई के अंदर मुद्दा बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।